हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12 की जो हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम सार्क और साफ्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्या पोजीशंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इससे रिलेटेड 10 लेक्चर हमने चैप्टर से रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया और उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस पैटर्न में हमारा वीडियो अभी चल रहा है और आने वाले टाइम पे किस पैटर्न पे हमारा वीडियो इसी किस पैटर्न पे कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, तो इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं जो है हमारा एम लक्ष्मीकांत लक्ष्मी कांत, जो कि एक पॉलिटी की बुक है। फिर वहीं पे अगर हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की बात करते हैं तो इसमें अभी हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11th की फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों बुक को कंप्लीट कर लिया। इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर अगर हम संडे को बात करते हैं तो हर संडे को हम यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा 27 ईयर्स के, जो कि हमारा अगर हम 27 ईयर के जो प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट था हमारा हिस्ट्री का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री में हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। और अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है, जो कि है हमारा पॉलिटी का। लास्ट संडे हमने 1995 से लेकर के 1997 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस संडे हम 2000 यानी कि 1998 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब हमारा यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना यूनिट 2 डिस्कस सॉरी यूनिट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी का। और जैसे ही हमारा जो पॉलिटी है क्लास 12 की जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वो कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किए जा चुके हैं विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। तो ये सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यानी कि जब हमारा सेकंड फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12 का, उसके बाद हम अपना एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। जब थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसके बाद क्लास 12 की जो सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटी, उसको कंप्लीट करेंगे। जब हमारा सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का फोर्थ पार्ट कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद हम अपना जियोग्राफी एनसीईआरटी जियोग्राफी 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो इस पैटर्न पे हमारा वीडियो चलता रहेगा। अगर हम बात करते हैं इस वीडियो में हमने ऑलरेडी इन 10 लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया है, तो वो हमने डिस्कस किया है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया के बारे में। फिर हमने वो डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से कारण है जो पाकिस्तान के अंदर आज भी एक प्रॉपर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। फिर हमने बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किया था, मेजर प्रॉब्लम्स, इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट इंडिया सॉरी ईस्ट पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें हमने बांग्लादेश में डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने नेपाल के बारे में डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में फिर हमने श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या कन्फ्लिक्ट के काउजेस देखने को मिलते हैं, तमिल्स के क्या क्या डिमांड्स देखने को मिलता है, इंडिया का क्या इंटरवेंशन रहा है, फिर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है श्रीलंका की, ये हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। लेक्चर 3 में हमने मालदीव्स के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 4 में हमने भूटान के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 5 में हमारे जो नेबर्स कंट्री के साथ जो हमारे रिलेशन है उसको हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने लेक्चर 5 में डिस्कस किया था
कि हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ कैसे हैं। फिर लेक्चर 6 में हमने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन सी कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है और क्या क्या कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। लेक्चर 7 में हमने डिस्कस किया था कि नेपाल के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, क्या कन्फ्लिक्ट है और किस एरियाज में, किस फील्ड में दोनों देशों के बीच में कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। ये सब हमने लेक्चर 7 में डिस्कस किया था। लेक्चर 8 में हमने इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 8 में लेक्चर 9 में हमने इंडिया और भूटान के बारे में डिस्कस किया था और लेक्चर 10 में हमने डिस्कस किया था इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में। आज हमारा लेक्चर 11 है, जिसमें हम सार्क और साफ्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। सार्क के क्या क्या ऑब्जेक्टिव और क्या क्या काउजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या ड्रॉबैक, कमियां देखने को मिलता है, और साफ्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या साफ्टा के क्या उद्देश्य थे और क्या उनकी पोजीशन है, यानी कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव है। ये सारी चीजें आज हम लेक्चर 11 में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर 5 है कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है किस किस के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर यदि कोई स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें GS2 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, या अगर जिसकी ऑप्शनल है PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि ये वीडियो उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। या जो स्टूडेंट क्लास 12th में है तो उनके लिए भी काफी, और उनके पास जो पॉलिटिकल साइंस है तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हम सबसे पहले बात करते हैं सार्क के बारे में। अगर हम सार्क की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर सार्क की जो बात करते हैं, वो क्या है, हमारा एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है प्रमोट करना कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट जो भी हमारे साउथ एशिया के जो कंट्रीज है उनके बीच में। तो सार्क की जो स्थापना की गई थी वो किया गया था 8 दिसंबर, यानी कि 8 दिसंबर 1995 को। कहा, तो ढाका के अंदर। जो ढाका किसकी कैपिटल है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है। इसके अंदर जो साइन किए गए थे सार्क चार्टर बाय जो 7 कंट्री के द्वारा इसमें साइन किए गए थे। वो 7 कंट्री कौन कौन से थे, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान इसका 8वां मेंबर 2007 में बना था। तो यानी कि आज के टाइम पे हम अगर बात करते हैं तो सार्क में टोटल कितने मेंबर है, 8 मेंबर है। अगर हम सार्क के एम्स की बात करते हैं, जो सार्क का जो मेन एम्स है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं जैसे कि सहयोग करना किसमें, इकोनॉमिक फील्ड में, यानी कि फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चर डेवलपमेंट, रीजन, इन सारे रीजनल कॉर्पोरेशंस में क्या करना, जो भी साउथ एशियन जो कंट्रीज है उनमें एक दूसरे में कॉर्पोरेट करना। लेकिन इसका मेंबर अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो इसके वजह से कहीं ना कहीं सार्क को आज काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, यानी कि जिस पर्पज से सार्क की इस्टेब्लिश की गई थी उस पर्पज को आज सार्क कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जिसका मेन कारण क्या है, पाकिस्तान। और कुछ और रीजंस है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आज के टाइम पे सार्क को। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं सार्क के जो प्रमोशन है, यानी कि सार्क जो प्रमोट करता है किसको, सेल्फ रिलायंस को, पॉवर्टी एलिगेशंस को, रीजनल इंटीग्रेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सार्क किस चीज को प्रमोट करता है, सामूहिक आत्मनिर्भरता को, गरीबी को, किस तरीके से गरीबी को खत्म किया जाए, और जो क्षेत्र की जो एकीकरण है उसको बढ़ावा देने का काम सार्क करता है। यानी कि अगर हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं तो इसके 10 यानी कि 10 डिजाइंड एरियाज हैं जिसमें कॉर्पोरेशंस करने की बात की गई, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशंस, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें किसमें, तो सार्क के अंदर ये 10 ऐसे डिजाइन है जिसको शामिल रखा गया है, ताकि जितने भी जो साउथ एशिया कंट्री है वो एक दूसरे के साथ हर एक फील्ड में एक दूसरे के कॉर्पोरेट करके क्या कर सके, अपने इकोनॉमी को डेवलप कर सके और हर एक फील्ड में एक दूसरे का कॉर्पोरेशन
कर सके। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सार्क के बारे में, तो सार्क बहुत से वेरियस बॉडी को भी क्या करता है, ऑपरेट करने का काम करता है, जिसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टैंडिंग कमेटी, सेक्रेटेरिएट एंड स्पेशलाइज्ड बॉडीज, मैकेनिज्म्स। फिर बात करते हैं सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सार्क एविएशन काउंसिल। और सार्क की अगर हम हाईएस्ट समिट, यानी कि अगर हम सार्क की समिट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी की बात करते हैं, तो वो हर 2 साल में एक बार डिसीजंस लेने के लिए आपस में मिलते हैं। वहीं पे अगर हम सार्क के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस की बात, के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि अगर बात करते हैं प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं, तो वो क्या है, प्रमोट करना है कॉर्पोरेशंस और डेवलपमेंट अमंग द, जितने भी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कॉर्पोरेट करना, कॉर्पोरेशंस करना, डेवलप करना, जितने भी इसके जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके बीच में। सार्क स्टैब्लिश, अब अगर हम सार्क के स्टैब्लिश एम की बात करते हैं, तो जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर डेवलपमेंट, ये सारे रीजंस, पीस प्रमोट करना, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस, अपने रीजन्स के अंदर स्टेबिलिटी लाना, प्रोग्रेस करना, ये सारे क्या है, सार्क के प्रमुख लक्ष्य यानी कि उद्देश्य है। अगर हम बात करते हैं सार्क की कुछ विशेष उद्देश्य भी है, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हमें सार्क के देखने को मिलता है। पहला अगर हम बात करते हैं, प्रमोट करना है किसको, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस को, जितनी भी जो साउथ एशियन कंट्री मेंबर्स हैं सार्क के, उनके बीच में क्या करना, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस को प्रमोट करना, किसमें, ट्रेड में यानी कि व्यापार में, इन्वेस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट। फिर बात करते हैं किसमें, टेक्निकल यानी कि टेक्नोलॉजिकल, इन सब में एक दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर के क्या करना, कॉर्पोरेट करना। फिर अगर हम फिर अगर हम दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो यानी कि जो भी एरियाज हैं उनकी, यानी कि जो क्षेत्रीय एकीकरण को क्या करना, बढ़ावा देना। जितने भी जो सदस्य देश हैं उनके बीच में क्या करना, जो कनेक्टिविटी है, रीजनल इंटीग्रेशंस, कनेक्टिविटी को क्या करना, प्रमोट करना, यानी कि उनके लिंक को प्रमोट करना, ये सार्क का दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। वहीं पे अगर हम तीसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो प्रमोट करना, यानी कि जो भी ज्वाइंट एफर्ट्स है, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी रीजन्स के अंदर जिसमें इंक्लूडेड है किसके, तो गरीब, यानी कि किस तरीके से गरीबी को खत्म किया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इन सब में क्या करना, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करना, इन सबको प्रमोट करना, सार्क का क्या है, एक तीसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम देख सकते हैं। चौथे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट करना है किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में या रूरल डेवलपमेंट, जिसमें इंक्लूडिंग है क्या क्या, प्रमोट फूड सिक्योरिटी एंड रूरल लाइवलीहुड को, यानी कि अगर बात करते हैं ग्रामीण विकास सहयोग को बढ़ावा देना, आजीविका को बढ़ावा देना या कृषि में सहयोग करना, ये सारी चीजें क्या है, हम बात कर सकते हैं। तो ये तीसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं किसका, तो सार्क का। फिर बात करते हैं कॉर्पोरेट करना किसमें, हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, ये सार्क का चौथा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। अगर हम पांचवें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो प्रमोट करना कॉर्पोरेशन और कोलेबोरेशंस को, कहा, तो रीजनल और ग्लोबल इशू के मैटर में। अगर बात करते हैं जैसे कि आपसी हित के क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे को सहयोग करना और एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देना, ये सार्क का छठा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। फिर बात करते हैं सार्क, जिसे हम हिंदी में दक्षिण कहते हैं, उसकी कुछ कमियां भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सार्क की जो कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे जो देश हैं, एक बड़ी गलतफहमी में है कि भारत की इच्छा इन देशों को अपने नियंत्रण में रखने की है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, ये ऐसे देश हैं जो ये सोचते हैं कि भारत उन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि सार्क की जो एक सबसे बड़ी कमी निकल के ये आती है कि जितने भी जो सार्क के जो मेंबर्स कंट्री हैं, उनमें क्या है, एक जो छोटे नेशंस है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं किस कर में, सार्क मेंबर में, जिसमें कि बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव्स है, भूटान है, फिर श्रीलंका है, तो ये सारी कंट्री के अगर हम लैंड साइज की बात करते हैं, तो वो इंडिया का, हमारी कंट्री के मुकाबले काफी ज्यादा क्या है, छोटा है। तो इंडिया का साइज बड़ा होने की वजह से
इनके मुकाबले में इंडिया एक स्ट्रांग कंट्री होने की वजह से इनके मन में एक ऐसी गलतफहमी है, जो ये सोचते हैं कि इंडिया हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, जो कि एक कमी के रूप में हम देख सकते हैं किसकी, सार्क की। वहीं पे अगर हम दूसरी बात करते हैं, तो भारत और जो पाकिस्तान की जो आपसी जो दुश्मनी, जो आपसी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो खराब है, उसके वजह से भी क्या है, जो सार्क है वो कहीं न कहीं अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे। सार्क के डेवलपमेंट में, विकास में कहीं न कहीं वो एक बाधा का कारण बनते जा रहे हैं। किसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ट्रेड के, या ट्रेड में हम जो कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, वीज़ा की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं क्या कर रहा है, इसमें एक बाधा निकल कर के आ रहा है, और जो भी ट्रेड बैरियर्स है, वो कहीं न कहीं रिमूव नहीं हो पा रहा है। तो ये एक दूसरी कमी निकल के आती है हमें, किसकी, सार्क की। अगर हम तीसरी कमी की बात करते हैं, तो जो भी मेंबर्स ऑफ स्टेट है, यानी कि जितने भी जो सदस्य राष्ट्र हैं, वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इस घोषणा का क्या लाभ, कि आतंकवादी को समाप्त कर देना होगा। अगर हम बात करते हैं, जितने भी जो मेंबर्स हैं, वो ये स्टेटमेंट तो देते हैं कि हमें टेररिज्म को खत्म करना है, लेकिन वो टेररिज्म को खत्म करने के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स नहीं उठा पा रहे। तो जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि सार के अंदर कहीं न कहीं हमें एक कमी देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम चौथी कमी की बात करते हैं, तो जितनी भी जो भारत की, जो हमारी कंट्री की जो नेबर्स कंट्री हैं, वो इस बात से भी क्या है, फेयर रिलेशन, यानी कि भयभीत हैं कि भारत के बात करते हैं जो आर्थिक फैसले हैं और जो व्यापारिक जो एक्टिविटीज है, यानी कि अगर बात करते हैं किसके बारे में, जो इकोनॉमिक डिसीजन, जो बिजनेसेस एक्टिविटी है, उनसे उनकी सामाजिक, यानी कि सोशल, और जो पॉलिटिक्स है, जीविका को वो क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उन्हें डर है कि भारत उनके राजनीतिक फैसलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इन कारणों से की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं हमें सार्क के अंदर कुछ कमियां नजर आती है। तो आज के टाइम पे ज़रूरत है कि जो भी कमियाँ हैं सार्क के अंदर, उसको रिमूव करना, यानी कि उसको दूर करना, और सार्क को अच्छे से डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाने की आज के टाइम पे आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम साफ्टा के बारे में। अगर हम साफ्टा के फुल फॉर्म की ना जान के, या फुल फॉर्म की बात करें, या इसका पूरा नाम की बात करें, तो इसका पूरा नाम है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसे हम हिंदी में कहते हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर जो रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क कंट्री, उनके बीच में हुई थी। और जो साफ्टा जो साइन किया गया था, वो किया गया था 2004 में, लेकिन जो साफ्टा फोर्स में आया था, इफेक्टिव फोर्स में आया था, वो आया था 1 जनवरी 2006 में, यानी कि साइन होने के 2 साल बाद जो साफ्टा है, वो इन्फोर्स, यानी कि इफेक्ट में आया था। अगर हम इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, ट्रेड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस को प्रमोट करना, जितने भी जो कंट्रीज मेंबर हैं किसके, सार्क के। वहीं पे फिर बात करते हैं, ताकि जितने भी जो सदस्य देश हैं, उनके बीच में जो व्यापार किए जा सके, और अधिकांश सामान को क्या है, निःशुल्क, यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ जो गुड्स है, जो ट्रेड्स है बिटवीन जो एक दूसरे एक जो कंट्रीज है, उनको बिना किसी बैरियर, यानी कि शुल्क और अन्य व्यापार बाधाओं को समाप्त किया जा सके। फिर वहीं पे अगर बात करते हैं, अंडर साफ्टा जो भी मेंबर्स कंट्री है, वो इस बात के लिए भी एग्री थे कि जो भी ट्रैफिक्स है, और जो भी वेरियस ऑफ जो गुड्स सर्विस ओवर जो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है, उसमें जितने भी जो ट्रैफिक्स हैं, उसको क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए। यानी कि अगर बात करते हैं, जितनी भी जो सेवाएं हैं, उसको क्या कर दिया, शुल्क कम करने पर भी क्या हुए थे, सहमत हुए थे, जो कि इन 10 साल के पीरियड में किए जाएंगे। वहीं पे अगर हम साफ्टा के एम्स की बात करते हैं, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो क्या करना, मोर लेवराइज्ड को क्या करना है, क्रिएट करना। यानी कि साप्टा का जो उद्देश्य है, वो दक्षिण एशिया में अधिक उदार और एकत्रित बाजार बनाना है। जो अंतर, यानी कि बात करते हैं, जो कि प्रमोट करता है किसके लिए, इंटरनेट रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिर इनहेंस रीजनल कॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें इसमें क्या है, ऑलरेडी इन सब में क्या करना, इन सब में एक दूसरे को कोऑपरेट करना था। वहीं पे फिर बात करते हैं, यह आशा की जाती थी कि जो साफ्टा है, साफ्टा का जो काम है, वो इंक्रीज करेगा किसको, कॉम्पिटिटिव, यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द साउथ एशिया रीजन, और ग्लोबल इकोनॉमी क्रिएट करने में एक अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर विद द रीजन। यानी कि इसमें ये कि समझ कहने की कोशिश
ये बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो साफ्टा है, साफ्टा का जो वर्क है वो क्या था, विश्व अर्थव्यवस्था में क्या था, एक दक्षिण एशिया क्षेत्र की जो वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो क्या करेगा, काम करेगा। और यानी कि बात करते हैं किसके, प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने में भी क्या करेगा, वो मदद करेगा। क्षेत्र के भीतर जो व्यवसाय थे और जो उपभोक्ताओं के लिए भी क्या है, ये एक नया अवसर उत्पन्न करेगा, यानी कि ये प्रोवाइड कराने की बात रखी गई थी। फिर अगर हम बात करते हैं साफ्टा, जबकि अगर हम साफ्टा के बारे में बात करते हैं तो आज के टाइम पे क्या है, कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहा है अपने इम्प्लीमेंट, जिसमें इंक्लूडेड है किससे, नॉन ट्रैफिक बैरियर्स, जिसमें एग्रीड हुए थे, यानी कि इस समझौतों में इस सार्क के जो सदस्य के बीच में अधिक आर्थिक एकीकरण और सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं किसके, साफ्टा के बारे में। इसकी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया की जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या करना, प्रमोट करना है किसको, ट्रेड और इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस को, जो भी साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कंट्री हैं उनके बीच में। और एलिमिनेटिंग, यानी कि जितनी भी जो ट्रैफिक्स हैं उसको एलिमिनेट करना, यानी कि हटाना, और जो भी अदर ट्रेड बैरियर्स है, जो भी मेजोरिटी गुड्स ऑफ ट्रेड, जो अदर कंट्री के बीच में जो भी गुड्स और सेवाएं जो का जो अधिकांश व्यापार किया जाएगा, उसके जो भी ट्रेड बैरियर्स है उसको हटाना। वहीं पे अगर हम साफ्टा के एम्स की बात करते हैं, क्या था, तो क्रिएट करना फ्री ट्रेड एरिया को, और जो जो भी सार्क मेंबर है उनमें, और रिड्यूस करना था ट्रेड बैरियर्स को, जिसमें इंक्लूडिंग था ट्रैफिक एंड नॉन ट्रैफिक बैरियर्स। फिर वहीं पे अगर बात करते हैं किसके बारे में, आगे अगर हम बात करें तो जो भी मुक्त व्यापार के क्षेत्र को बनाना था, यह समझौता जो भी क्षेत्र के भीतर व्यापार किए जाने वाले सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला को पर धीरे धीरे कमी और ट्रैफिक के अंतिम उन्मूलन के लिए प्रदान करता था। तो ये क्या है, इसके मेन, अगर हम बात करते हैं एम्स की बात थी। वहीं पे फिर बात करते हैं साफ्टा की कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि बात करते हैं प्रमोट करना ट्रेड लिबरलाइजेशंस को, जितने भी सार्क कंट्री के मेंबर्स हैं उनमें, और साथ ही सदस्य देशों के बीच में जो व्यापार की जो उदारीकरण है उसको बढ़ावा देना। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं प्रमोट करना इसके इंटरनल रीजनल ट्रेड को, और रिड्यूसिंग करना, एलिमिनेटिंग करना जो भी ट्रैफिक है और नॉन ट्रैफिक बैरियर्स को, किस पे, जो भी मेजोरिटी ऑफ गुड्स ट्रेड बिटवीन द जो भी कंट्री के बीच में किए जाते थे, यानी कि जो भी सार्क कंट्री के बीच में उन वस्तुओं से नॉन ट्रैफिक बैरियर्स और ट्रैफिक्स को एलिमिनेट करना जो कि काफी मात्रा में, यानी कि जो मेजोरिटी गुड्स होते थे उनके व्यापार से। फिर वहीं पे बात करना करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो क्रिएट करना मोर इंटीग्रेटेड और कॉम्पिटिटिव रीजनल मार्केट साउथ एशिया के अंदर। फिर बेटर एक्यूपाइड कॉम्पिटिट इन ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक, यानी कि अगर हम बात करते हैं विश्व आर्थिक यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर ढंग से इसे सुसज्जित, यानी कि सुसज्जित हो। फिर वहीं पे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, टू प्रमोट करना, यानी कि प्रमोट करना फ्रेमवर्क और इनहेंस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि जितने भी जो साउथ इस, अगर हम बात करते हैं किस बारे में, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना, और इंटीग्रेशन जितने भी सार्क मेंबर्स हैं उनके बीच में। लेकिन कुछ कमियां भी हमें देखने को मिलती है किसके बीच में, साफ्टा के बीच में। अगर हम कमियां की बात करते हैं, अगर हम कुछ कमियां की बात करते हैं, तो इसकी सबसे पहले कमी ये निकल के आती है कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसका लो, यानी कि स्लो इम्प्लीमेंटेशंस देखने को हमें मिलता है। यानी कि आज के टाइम पे जो साफ्टा एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं सार्क कंट्री के साथ, उसका जो इम्प्लीमेंटेशंस है वो काफी ज्यादा क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। यानी कि उसको, अगर बात करते हैं किसकी, जो भी कार्य करने का जो डिसीजन लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने में काफी ज्यादा हमें धीमाई देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड ब्यूरोक्रेटिक डिले इन द मेंबर्स कंट्री, तो अगर बात करते हैं तो साफ्टा की जो इम्प्लीटेशन है वो काफी ज्यादा हमें क्या देखने को मिली है, स्लो देखने को मिलता है। और फिर जो भी बात करते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल, यानी कि जो भी ब्यूरोक्रेटिक्स है, जो मेंबर्स कंट्री की जो ब्यूरोक्रेटिक्स है, यानी कि जो नौकरशाही है, उनकी का इच्छा शक्ति में भी हमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। फिर वहीं पे अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो नॉन ट्रैफिक बैरियर्स है, यानी कि अगर बात करते हैं जो साफ्टा है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो नॉन ट्रैफिक बैरियर्स है उसको एलिमिनेट, यानी कि उसको हटाना, खत्म करना।
लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे कि कोटा और लाइसेंसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें से कई बाधाएं अभी भी क्या है इसमें मौजूद है। फिर बात करते हैं लिमिटेड ट्रेड कवरेज, यानी कि सीमित व्यापार कवरेज। साफ्टा का अगर बात करते हैं जो कवरेज है वो क्या है आज के टाइम पे काफी ज्यादा लिमिटेड है बहुत से सेक्टर्स और बहुत से गुड्स में। फिर वहीं पे बात करते हैं जिसमें कि अगर बात करते हैं समझौते से बाहर रखा गया है। यानी कि ये समझिए कि साफ्टा के जो कवरेज है उसके कई क्षेत्र और वस्तुओं को अभी भी क्या है समझौतों से बाहर रखा गया है। इस सीमित कवरेज की वजह से क्या है जो क्षेत्र में क्या है जितने भी जो और हम बात करते हैं बेनिफिट्स हैं बिजनेसेस और जो कंज्यूमर्स हैं इस रीजन्स के अंदर में, वो क्या है काफी ज्यादा उनके लाभ को सीमित कर दिया गया है। फिर वहीं पे आगे के पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। सबसे मेजर जो मेन प्रॉब्लम्स हमें जो सबसे बड़ी कमी नजर आती है वो साफ्टा के अंदर क्या देखने को मिलती है, एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है और देशों के बीच में एक लो कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सार्क के जो सदस्य देश हैं के बीच में क्या है आज के टाइम पे भी प्रॉपर वे में कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। यानी कि आज के टाइम पे भी अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कनेक्टिविटी है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम यानी कि काफी ज्यादा कमी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से निवेश के विकास में क्या है काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं या बात करते हैं जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से साफ्टा यानी कि जो हमारा साफ्टा है वो जितना लाभ वो उठा सकता था उससे कम लाभ वो आज के टाइम पे उठा रहे, यानी कि वो अधिक लाभ उठाने में उसको आज के टाइम पे काफी ज्यादा कठिनाइयां देखने को मिल रही है। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल टेंशन, यानी कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक और ट्रेड के रूप में काफी ज्यादा खराब देखने को मिलता है। यानी कि आज के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है या एक मेजर कमी की बात करते हैं तो वो क्या है एक पॉलिटिकल टेंशंस के रूप में भी हम देख सकते हैं। यानी कि सार्क के जो कुछ सदस्य देश हैं उसमें आज के टाइम पे भी क्या है पॉलिटिकल टेंशंस और जो संघर्ष की जो सिचुएशंस है स्ट्रगल की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बनी हुई है, जिसकी वजह से इसका जो अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं हमें साफ्टा के ऊपर भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो साफ्टा है और सार्क है जितना बेनिफिट्स वो उठा सकते थे आज के टाइम पे वो उतना बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहे और उनकी इम्प्लीमेंटेशंस में भी काफी ज्यादा हमें स्लो देखने को मिल रहा है। और इसका एक रिजल्ट हम ये भी देख सकते हैं कि साफ्टा के अंदर जो नॉन ट्रैफिक बैरियर्स है वो आज भी प्रॉपरली तरीके से हट नहीं पाई है। फिर बात करते हैं जिसके वजह से जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा क्या हो गया है लिमिटेड हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया है। इन चैप्टर 11 में हमने क्या क्या डिस्कस किया वो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। तो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि साउथ एशिया क्या है। फिर हमने आगे डिस्कस किया था कि मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये सब चीज हमने किस में डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। फिर हमने डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किया था। फिर डिस्कस किया था नेपाल के बारे में लेक्चर 2 में। फिर हमने क्या डिस्कस किया था नेपाल में ऐसे कौन कौन सी रीजन हमारा जो नेपाल के साथ रिलेशंस कैसे, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेक्चर 3 में हमने श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया था जिसमें डिस्कस किया था क्या क्या कन्फ्लिक्ट के काउजेस हैं। फिर हमने डिस्कस किया था श्रीलंका के अंदर कि क्या क्या तमिल्स के डिमांड्स हैं। फिर डिस्कस किया था हमने कि इंडिया का क्या इन्वेंशन रहा है श्रीलंका के अंदर। लेक्चर 3 में फिर डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स कंडीशंस कैसी है श्रीलंका की। फिर डिस्कस किया था हमने फोर्थ लेक्चर में डिस्कस किया था मालदीव्स के बारे में पूरे डिटेल में। फिर हमने फोर्थ लेक्चर में डिस्कस किया था भूटान के बारे में। लेक्चर 5 में डिस्कस किया था हमने किसके बारे में, वॉर ऑफ 1965 का जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। फिर हमने वॉर ऑफ 1971 के बारे में डिस्कस किया था जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। फिर हमने डिस्कस किया था कारगिल वॉर के बारे में जो कि 1999 में हुआ था। फिर डिस्कस किया था इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर इशू, यानी कि हमने जब इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशंस थे उसको डिस्कस किया था तो इसमें हमने इन सारे मुद्दों पे डिस्कस किया था।
लेक्चर 6 में हमने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। ऐसे कौन से एरियाज हैं, रीजन है जिसकी वजह से बांग्लादेश एक तरीके से खुश नजर नहीं आता है। फिर हमने डिस्कस किया था वो एरिया जहाँ पे दोनों देश के द्वारा क्या है, आपसी हित और सहयोग के क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था लेक्चर 6 में कि पूर्व के लिए कुछ करों की नीति क्या थी। फिर हमने लेक्चर 7 में इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 7 के बाद जो हमने लेक्चर 8 डिस्कस किया था, लेक्चर 8 में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के जो साउथ एशिया नेशंस के जो सिचुएशन, यानी कि हमने श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, क्या इश्यूज रहे श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस में और किस तरीके से हम श्रीलंका के साथ अपने रिलेशंस को सुधार सकते हैं। लेक्चर 9 में हमने डिस्कस किया था इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था 1949 में जो एक इंडो भूटान ट्रीटी पीस ऑफ फ्रेंड साइन किया था उसके बारे में डिस्कस किया था। भूटान हमारे लिए ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि जो भौगोलिक महत्व किस तरीके से रखता है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, वो एरिया डिस्कस किया था जिसमें कि दोनों देशों के द्वारा क्या देखने को मिलता है, एक कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। फिर हमने लेक्चर 9 में डिस्कस किया था ट्रेड कैसा है भूटान के साथ। फिर इकोनॉमिक असिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, वाटर रिसोर्सेज के रूप में डिस्कस किया था, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप के रूप में डिस्कस किया था, और किस तरीके से हम अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं भूटान के साथ, उन पॉइंट्स को भी डिस्कस किया था। लेक्चर 10 में हमने मालदीव्स के बारे में डिस्कस किया था, क्या इंपॉर्टेंस है मालदीव्स का हमारे लिए, उसको डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं दोनों कंट्री के रिलेशंस में। फिर डिस्कस किया था हमने कि किस तरीके से इम्प्रूव किए जा सकते हैं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन। और आज हमारा था लेक्चर 11 जिसमें हमने सार्क के बारे में डिस्कस किया और साफ्टा के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा आज चैप्टर जो 5 है हमारा, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। कल हम लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा यूनाइटेड नेशंस। तो इससे रिगार्डिंग जो भी हमने चैप्टर डिस्कस किया उसमें कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग आपको जो भी एडवाइस देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप एडवाइस दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।